ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। गाड़ी फराटे भरती हुई अपनी धुन में उड़ी जा रही थी और सुल्तान गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसे सड़क पर साइन बोर्ड नजर आया तो उसने तैमूर का कंधा हिलाया। तैमूर एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। तैयारी पकड़ ले दोस्त, और उन दोनों को भी जगा दे, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, उसने अपनी नज़रें सामने सड़क पर जमाते हुए कहा। तैमूर ने एक जोरदार जमाही ली और पीछे मुड़कर उन दोनों को जगाया, जो सख्त मेहनत के बाद कुछ देर की नींद ले रहे थे। कितना फासिला रह गया दोस्त? तैमूर ने सुल्तान की जानिब देखते हुए पूछा। मेरे ख्याल में 10 किलोमीटर रह गया है। आंखें पूरी तरह से खोल लो, जहां भी हमें कोई कच्चा रास्ता नजर आया घुस जाना है अंदर, वो ठंडे लहजे में बोला। तैमूर हंसा। घुस के मारेंगे? वो भारतीय न्यूज़ एंकर की नकल करते हुए बोला, तो सुल्तान के मुंह से भी हंसी निकल गई। जी हाँ, घुस के मारेंगे और बिल्कुल असली वाला मारेंगे, सुल्तान चट्टानी लहजे में बोला। तो तैमूर ने आमीन कहकर बात ख़त्म की। किसके मारने की बातें हो रही हैं? ज़रा मैं भी तो सुनूं। इमरान जाग चुका था और अब इसकी हिस मिजाह फड़क रही थी। आपके ससुराल की बात कर रहा था। ये कह रहा था कि अब अगर तेरी शादी फिर से डेले हुई तो तेरे ससुरालियों को घुसकर मारेगा। तैमूर ने इमरान को छेड़ते हुए कहा, जिसकी शादी पिछले 7 साल से ताख़ीर का शिकार होती चली आ रही थी। इमरान फौरन बिगड़ गया। मेरे तरफ कोई ना आए, वरना मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। एक तो पहले मुसीबत है कि शादी होती नहीं, ऊपर से तुम दोनों फैसलाबाद के मरासी बने हर वक्त एडवांस पकड़कर बैठे रहते हो। इमरान चीढ़कर बोला तो इन दोनों का कहकहा निकल गया। अबे ओए, पहले तो अपनी फैस सेट करने के चक्कर में लगा हुआ था और अब घर बनाने की टेंशन तेरे ऊपर सवार हो गई है। अब इस सब में बेचारे तेरे ससुरालियों का क्या कसूर? सुल्तान इमरान की शाप का नाम मज़े से लेकर बोला, तो इमरान कुर्ते हुए खामोश हो गया। चल अच्छा, दिल छोटा ना कर, अल्लाह के हाँ देर है अंधेर नहीं, कभी तो उसे तेरी इस मिस्कीन शक्ल पर रहम आ ही जाएगा। तैमूर ने जल्दी पर तेल का काम किया तो इमरान ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया। साले तेरी तो मैं अब करूँगा ऐसी की तैसी। एवी तेरा नाम मैंने तीली उस्ताद नहीं रखा हुआ, तो हमेशा से तीली लगाने का माहिर रहा है। इमरान ने इसके गले पर दबाव बढ़ाया तो तैमूर की आवाज़ फंस गई। मैं नहीं, ये है तीली उस्ताद। तैमूर ने घुटी हुई आवाज़ में सुल्तान की जानिब इशारा करते हुए बोला, तो इमरान ने बाजू का दबाव थोड़ा कम किया। तुम दोनों ही मरासी हो पूरे? तैमूर हंसे जा रहा था और इमरान के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। अच्छा, अब नहीं करते कोई बात, इस लाश को भी उठा दो और बोलो कि हम बस पहुंचने वाले हैं। सुल्तान ने बिलाल की जानिब इशारा किया, जो अभी तक बेसुध पड़ा हुआ था। इमरान ने उसे जोर से हिला दिया। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी माँ की। बिलाल हड़बड़ाते हुए उठा और जाने किसकी माँ बहन एक करने का इरादा रखता था कि इमरान उसे होश की दुनिया में वापस ले आया। ओ भाई, उठ जा और हकीकी ज़िंदगी में कदम रख, जहां मरासी ज़्यादा और इंसान कम पाए जाते हैं। इमरान ने उन दोनों पर जगत मारी तो वो दोनों फिर से हलक फाड़कर हंस दिए। वक्त कम है पहलवानों, पाकिस्तान वापस जाकर इस मामले पर हतमी बहस करेंगे। फ़िलहाल अभी तैयारी पकड़ लो, हम लोग अगले मोड़ से स्पीड थोड़ी कम कर देंगे और कोई मुनासिब जगह देखेंगे जहां से हम अंदर घुस सकें। सुल्तान ने तैयारी पकड़ने का कहा और लफ्ज़ कम पर जोर देते हुए इमरान की जानिब देखा तो वो बस घूर कर रह गया। अगला मोड़ आते ही उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और नज़रें दौड़ाने लगा। बीच में बॉर्डर था और दूसरी जानिब भी सड़क मौजूद थी,
जो कि इसराइल की हुदूद में आती थी। एक जानिब बहुत ही कम फासिला नजर आया, तो उसने गाड़ी रोक ली और बाहर निकल आया। दोनों जानिब सहराई इलाका था और कोई जिलरूह नजर नहीं आ रहा था। ये मुनासिब जगह लगती है, आ जाओ, सुल्तान बाकी तीनों को इशारा करते हुए बोला और खारदार तारों की बाड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। बात सुन, अगर हम लोग अंदर दाखिल होने की बजाय गाड़ी ही साथ ले जाएं, तो मुश्किल काफ़ी आसान हो जाएगी, क्या ख्याल है तेरा? तैमूर आसपास नज़र डालते हुए बोला। मसला तो कोई नहीं होता, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी कहीं सपाट ना कर ली जाए। सुल्तान फिक्रमंद अंदाज में बोला। तो तैमूर ने इसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया। उसी पर जाते हैं, जहां कहीं आबादी वाला हिस्सा नजर आया, वहीं से दूसरी गाड़ी ले लेंगे। तैमूर ने हल पेश किया तो उसने हामी भर ली। तारें काटो, और ये काम 2 मिनट में होना चाहिए। सुल्तान गाड़ी की पिछली जानिब आया और वहां पड़े टूल बॉक्स में से कट्टर निकाला और बाड़ के पास आया। उसने गाड़ी ऐसे दरवाजे खोल कर लगाई थी कि पीछे या आगे से आने वालों को नज़र नहीं आ सकता था कि वहां क्या कार्रवाई डाली जा रही है। कुछ ही देर में उसने गाड़ी के साइज के बराबर तारें काट ली थीं, लेकिन इन्हें अलहदा नहीं किया था। देखने में वो अभी भी जुड़ी हुई लग रही थीं। सुल्तान ने गाड़ी को पीछे किया और तारों की सीध में लाते हुए आराम से गाड़ी दूसरी जानिब गुजार दी। फिर नीचे उतरा और इन्हें आने का इशारा किया। जब वो तीनों भी आ गए तो उसने तारों का ढांचा उठाते हुए उसे वैसे ही लगा दिया कि दूर से देखने पर वो बिल्कुल सालिम नजर आए। इस काम से फारिग होते ही वो गाड़ी में बैठा और उसे उस सड़क पर डाल दिया जो बिल्कुल ही वीरान पड़ी हुई थी। 322 किलोमीटर का फासिला मजीद रहता था और फिर जाकर इन्होंने तल अबीब पहुंचना था। हाईवे 12 पर गाड़ी डालकर उसे हाईवे 40 के जंक्शन तक जाना था और फिर वहीं आबादी से दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करते हुए उसने सीधा तल अबीब पहुंचना था। सफ़र 3.5 से पौने 4 घंटे का था और इन्हें डर सिर्फ रास्ते में किसी नाके का ही था, क्योंकि वो हद दर्जा खून खराबे से बचना चाह रहे थे। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो लोग हाईवे 40 के जंक्शन तक पहुंच चुके थे। यहाँ एक रेस्ट हाउस नुमा इमारत मौजूद थी, जहाँ रुका जा सकता था और किसी गाड़ी का बंदोबस्त भी किया जा सकता था। सुल्तान ने गाड़ी ड्राइव वे में रोकी, लेकिन नीचे उतरने की जहमत नहीं की। वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ मौजूद थीं और लोग मौज मस्ती में मसरूफ थे। बोस, इधर रश कम है, सबकी नज़रों में आ जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये कहता हूँ किसी शहर पहुँचने की करते हैं। तैमूर एक नज़र आसपास डालते हुए बोला, तो उसने खामोशी से सर हिला दिया। चल आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल नज़र आती है, सुल्तान ने धीरे से कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। 10-12 मिनट की ड्राइव के बाद इन्हें शेजाफून का बोर्ड नज़र आया, तो इसकी आंखें चमकने लगीं। उसने चौंकते हुए तैमूर की जानिब देखा तो वो भी समझ गया। कोई जल्दबाजी नहीं, इसे वापसी के लिए उठा रखते हैं, तैमूर इत्मीनान से बोला। तो सुल्तान ने हंसते हुए गाड़ी की रफ्तार में इजाफा कर दिया। तकरीबन अगले 2 घंटे बाद वो लोग पहले बड़े शहर में पहुंच चुके थे, जिसका नाम बरशिवा था और जो पहला आबाद शहर था। वो मज़े से अंदर दाखिल हुए तो इन्हें हैरत का एक झटका लगा। ये होती है कब्ज़ा माफिया। कैसे कब्ज़े की जगह पर इन्होंने अपनी दुनिया बसा ली है। सालों के पास घर तक नहीं छोड़े थे हिटलर ने, और अब देखो सारी दुनिया के हुक्मरान बन बैठे हैं। सुल्तान कुड़ते हुए बोला तो तैमूर हंसा। इनकी हस्ती दुनिया में कंकर फेंक कर ही वापस जाएंगी। इन्हें याद रह जाएगा कि कोई आया था, और वापस जाते हुए नाम भी बताना गवारा नहीं किया। तैमूर एक अज़्म से बोला, तो उसने सर हिलाते हुए शहर में एक जगह गाड़ी रोक दी। चलो अब उतरते हैं और किसी गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं। साथ में कोई जगह मिल जाए तो अपना हुलिया भी तब्दील कर लेते हैं। ऐसे घूमना मुनासिब नहीं है, सुल्तान इंजन बंद करते हुए बोला और सीट से टेक लगा ली। इधर ही हुलिया तब्दील करते हैं। काले शीशे हैं, इसलिए देख लिए जाने का चांस नहीं है।
फौरन तैयारी पकड़ो दोस्तों, तैमूर बोला तो सुल्तान ने अपना मेकअप बॉक्स निकाला और चारों महारत से अपने चेहरों पर मुख्तलिफ केमिकल का लेप करने में मसरूफ हो गए। कुछ देर की मेहनत के बाद वो चारों खुद को इस्राएली रूप में धार चुके थे। मसनूई दाढ़ियाँ उनके चेहरों पर बड़ी जच रही थीं। फिर सुल्तान गाड़ी से उतरा और करीबी शॉप से लिबास खरीद लाया और इन तीनों को भी पकड़ा दिया। अब वो लोग मुकम्मल इस्राएली हुलिये में आ चुके थे। एक काम तो पूरा हुआ, अब हमें दूसरे की तरफ बढ़ना होगा। तुम लोग बैठो, मैं किसी गाड़ी का इंतज़ाम करके आता हूँ, सुल्तान नीचे उतरते हुए बोला और आगे बढ़ गया। अभी तो शुरुआत थी और इनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ इन्हें किस किस्म की मुज़ाहमत का सामना हो सकता है। वो बस निकल पड़े थे और उनके घर में घुसे बैठे थे। डेविड के ठीक होते ही डेनियल इसे लेकर कौमी एयरलाइन के जरिए इसराइल पहुंच चुका था। वो उस वक्त तल अबीब में मौजूद डार्क स्मफनी के हेडक्वार्टर में था। डेविड को आराम की तलकीन के साथ हॉस्टल में दाखिल करवा दिया गया था। डेनियल अपने कमरे में था और अब तक के हालात पर गौर कर रहा था। वो खुद को डेविड की जगह देखना चाहता था, लेकिन चूंकि डेविड की हालात हाजिरा पर नज़र बहुत गहरी थी, इसलिए वो ही इस पोजीशन का असल हकदार था। डेनियल ने सोचा कि वो डेविड से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो क्यों ना डेविड को ही नीचे कर दिया जाए, ख्वाह वो ज़मीन के नीचे ही क्यों ना हो। इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी, मगर उसे मौका नहीं मिल रहा था। अब डेविड की बीमारी से उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो खामोश रहना चाहता था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था जब कमरे का दरवाज़ा बजा और इसका जूनियर मार्टिन अंदर दाखिल हुआ। ऊपर से अहकामात आए हैं कि जब तक चीफ डेविड ठीक नहीं हो जाते, आपको उनकी जगह फ़राइज़ अंजाम देने होंगे। ये अहकामात की कॉपी है, मार्टिन ने डेनियल के सामने कागज़ बढ़ाते हुए कहा तो डेनियल ने मुस्कुराते हुए उसे थाम लिया। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। चीफ का ख्याल रखना, उसने मार्टिन को भेजा और कागज़ उठाकर पढ़ा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, अब वो इख्तियार मेरे पास है। अब देखता हूँ मुझे इस एजेंसी का हेड बनने से कौन रोक सकता है। वो एक पुरइसरार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोला और उठकर बाहर निकल आया। वो बड़े अरसे बाद लौटा था, इसीलिए अपनी बीवी अवीना और बेटी से मिलने के लिए बेचैन था। दूसरी जानिब घर वालों को ये खुशखबरी भी देनी थी कि अब वो इस एजेंसी के हेड के तौर पर काम करेगा। जब डेनियल घर में दाखिल हुआ तो उसकी बेटी भागकर इसके गले लग गई। उसकी बीवी अवीना जो अंदर कमरे में मौजूद थी, उसे देखकर एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई। इस मर्तबा तो आपने बड़ा ही अरसा लगा दिया वापस आने में। सब खैरियत थी ना? अवीना ने उसे जी भर कर देखते हुए कहा तो उसने आगे बढ़कर उसे भी अपने साथ लगा लिया। बस एक मुसीबत गले पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल से जान छोटी है उससे। वो अवीना से अलग होते हुए पास पड़े सोफे पर बैठ गया तो वो भी इसके साथ बैठ गई। कैसी मुसीबत? और कोई मुसीबत आपके लिए भी बनी है भला? अवीना ने उसे फख्री अंदाज में देखते हुए कहा तो वो फीका सा मुस्कुरा दिया। अब तक तो नहीं बनी थी, लेकिन बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। अल्फा 1 भी ऐसी ही एक मुसीबत थी जिसने हकीकत में हमें नाकों चने चबवा दिए। डेनियल अजीब से अंदाज में बोला तो अवीना की हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया और इस अल्फा 1 के बारे में जानने का इश्तियाक भी बढ़ गया। कौन है ये अल्फा 1 और इसका आप लोगों से क्या लेना देना? अवीना ने उसे कुरेदा। है एक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी का कमांडो। हमारे हर एक काम में रोड़े अटका रहा था, जिसकी वजह से हमें मिशन में मुश्किलात पेश आ रही थीं। मजबूरन हमने उसकी महबूबा को उठा लिया तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। जहाँ जहाँ हम जा रहे थे वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था और अच्छी खासी तबाही मचाता हुआ आ रहा था। ये सब डेविड का फैलाया हुआ गंद था। मैंने उसे मना भी किया था कि ये काम ना करो, लेकिन वो नहीं माना और नतीजे में हमें अपने बेशुमार कीमती साथियों से हाथ धोना पड़ा।
अभी भी उसकी महबूबा उसे वापस की है तो जान छोटी है, वरना तो समझो उसने यहाँ भी पहुँच जाना था। डैनियल अवीना को तफसीली रिपोर्ट देते हुए बोला, तो वो हैरत से मुंह खोले इसकी बात को हजम करने की कोशिश करती रही। तमीज़ से तो बात कर लिया करो, अब तो जान छूट गई ना उस एल्फा से। अवीना उठते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। अच्छा बाबा, सॉरी। हाँ जी, जान छूट गई है। अब अच्छा सा खाना खिला दो। कितने दिनों बाद तुम दोनों को देख रहा हूँ, मैं तो घर की शक्ल देखने को तरस गया था। ये बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल अच्छी सी चाय और फिर एक भरपूर डिनर। डैनियल खुले दिल से मुस्कुराते हुए बोला, तो अवीना भी हंसते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। दोपहर की पुरसुकून नींद के बाद इनाया शाम को जाकर बेदार हुई और शावर लेने के बाद अभी चाय बनाने का सोच ही रही थी कि खलीली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसने इनाया को देखते ही इसके सामने सोफे पर टेक लगाई और मुस्कुराने लगा। बस 1-2 दिन और फिर आपके कागजात तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने मुल्क जा सकती हैं। अल्फा 1 ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैं आजकल दिन रात उसी काम में लगा हुआ हूँ। जैसे ही पासपोर्ट आया, मैं फ़ौरन ही आपकी पाकिस्तान की टिकट करवा दूंगा। एक बार आप अपने वतन पहुंच गईं तो मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। खलीली ने इनाया को देखते हुए कहा, तो उसने ममनूनियत से सर झुका दिया। बहुत शुक्रिया आपका, जो आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। यकीनन आप एक बेलौस इंसान हैं, वो सच्चे दिल से बोली तो खलीली ने हंसकर नफ़ी में इशारा करते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं, मैं नहीं, ये अल्फा 1 है, जिसके एहसानों की एक लंबी फहरिस्त है मेरे ऊपर। अब मौका मिला है तो मैं क्यों ना करूं। अगर आप उसकी मोहब्बत हो तो यकीनन आप एक खुशकिस्मत लड़की हो, जिसे अल्फा 1 जैसा इंसान मिला है। खलीली ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा, तो उसने अपनी घनी पलकें झुका लीं। ये इस बात का इशारा था कि खलीली की हर बात सच है। खुश रहो, आबाद रहो, वो वापस आएगा और इंशाअल्लाह जीत कर आएगा। मैं चाहता हूँ जब तक उसका मिशन मुकम्मल हो, तुम पाकिस्तान में मौजूद हो। खलीली उठते हुए बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसका क्या मिशन है? मुझसे तो वो बात ही नहीं करता, मुझे लगता है वो गूंगा है। इनाया ने नाक चढ़ाते हुए कहा तो खलीली हंस पड़ा। हमारे यहाँ कम बोलना मजबूरी होती है, वो गूंगा बिल्कुल भी नहीं है। बस काम की नौयत ऐसी होती है कि बोलने से ज़्यादा करने पर तवज्जो दी जाती है। और वो कहाँ है, उसके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहता है, ये सिर्फ वही जानता है। मुझे बस इतना पता है कि वो इस वक्त इसराइल में मौजूद है। खलीली ने सच्चाई से बताया तो वो चौंक उठी। वो वहाँ क्या करने गया है? इनाया परेशानी से बोली, ये मैं नहीं जानता, लेकिन भरोसा रखो, वो जो कर रहा है बहुत सोच समझ कर रहा है। खलीली मुस्कुराते हुए बोला, तो वो एक सर्द आह भर कर रह गई। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।